मेंडलवाद ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने सिद्धांत जो है वंशागत के लिए प्रतिपादित किए थे, जिन सिद्धांतों को हम मेंडल के सिद्धांत के रूप में, मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल का इतिहास बहुत सिलेबस में कंपलसरी नहीं है, फिर भी आपके बुक में होगा, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था 1800 ठीक है 1865 ईस्वी में। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल का जो सिद्धांत आता है यह 1865 में जो है इन्होंने अपने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है, और इसके बाद जो है इस समय ज्यादा इनका जो है विकास नहीं हो पाया, ज्यादा ये पब्लिश नहीं हो पाया। ठीक है, बाद में जो है कार्ल लॉरेंस जो आते हैं या 1905 के समय में आते हैं और इनकी थ्योरी जो है वापस उनको मिलती है। ठीक है, तो वैज्ञानिक जो है इस पर स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, प्रयोगों को सकारात्मक पाते हैं, तब इनके इस आनुवंशिकता के थ्योरी को जो है प्रमोट किया जाता है और आगे जो है इस पर कार्य किया जाता है। मेंडलवाद पहले देखिए क्या है कि जो आनुवंशिक लक्षण है, जो आनुवंशिक विविधताएं हैं, यह आनुवंशिक लक्षण या विविधताएं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं, आती हैं, जाती हैं, किन आधार पर जाती हैं, किन आधार पर आती हैं, इन चीजों को जो है इसमें देखा गया है, इन चीजों को बताया है इन्होंने एक विशेष थियरी के आधार पर। मेंडलवाद ने कुछ नियम प्रतिपादित किए हैं। पहला नियम आता है इनका प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, यह नियम क्या होता है कि इसमें जो पीढ़ी होती है, जो जनक पीढ़ी होती है, वह जनक पीढ़ी जब क्रॉसिंग होती है इनमें, तो जनक पीढ़ी जो होती है उनके लक्षण प्रभावी और अप्रभावी दो स्थितियों को इसमें बताते हैं। बता रहे हैं कि जब दो समयुग्मजीव पादपों में संकरण कराया जाता है। ठीक है, जब दो समयुग्मजीव पादपों में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी, ये ज्यादा खटर पटर मत कीजिए, आप लोग दे दीजिए, जल्दी दीजिए, बताइए। F1 पीढ़ी और हाँ, तो इसमें बता रहे हैं कि जब दो समयुग्मित पादपों में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो दिखने वाले लक्षण होते हैं वो प्रभावी और न दिखने वाले लक्षण अप्रभावी होते हैं। प्रभाविता के नियम में बता रहे हैं कि जो जनक होते हैं, जो एफ पीढ़ी होती है, जो जनक पीढ़ी होती है, वह जनक पीढ़ी में जब क्रॉसिंग होता है तो उनके जो नए जीव बनते हैं, इसको ऐसे समझिए, उन्होंने जो क्रॉसिंग कराया कि जैसे क्या होता है कि कुछ पार्टिकुलर लक्षण होते हैं। ठीक है, जो एक जनक की पीढ़ी से जब दूसरे नई संतति बनती है तो उनमें जो है कुछ लक्षण विशेष रूप से दिखाई देते हैं और कुछ लक्षण विशेष रूप से दिखाई नहीं देते हैं, कुछ लक्षण गायब हो जाते हैं। तो इन्होंने बताया है कि जो लक्षण प्रभावी होते हैं, वो लक्षण स्पष्ट रूप से जो है F1 पीढ़ी में दिखाई देते हैं। जो लक्षण प्रभावी नहीं होते हैं वो F1 पीढ़ी में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लक्षण गायब नहीं होते हैं, लक्षण जो है होते हैं, लेकिन जो लक्षण प्रभावी होते हैं वही स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, इसको बताया था इन्होंने। ठीक है, कि इन्होंने प्रभाविता के नियम को इन्होंने बताया है कि ये नियम जंतुओं पर भी लागू होता है, ये सिर्फ पौधों पर ही नहीं
ये नियम जंतुओं पर भी लागू होता है। जैसे आप देखते हो उदाहरण में बताया जाता है कि लड़का जो हुआ है वो लड़का बिल्कुल अपने पापा पे गया है, होता है ऐसा। या कहते हैं लोग कि लड़का बिल्कुल अपनी मम्मी पे गया है या लड़की बिल्कुल अपनी मम्मी पे गई है। तो ये जो कहने वाली बात है, ये नियम जो है इसी के आधार पर लागू होता है कि जो जीव जंतु होते हैं या पादप होते हैं वह जब संकरण करते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो यौवन पीढ़ी बनती है, जो नई जनरेशन होती है, वो जनरेशन उस जनरेशन में जो लक्षण प्रभावी होते हैं वो प्रभावी लक्षण जिसके भी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जो लक्षण प्रभावी होता है वो प्रभावी हो जाता है, उसके लक्षण दिखाई देते हैं जीनोटाइप में। और जो लक्षण अदृश्य होता है यानी जो लक्षण प्रभावी नहीं होता है वह अदृश्य हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो लक्षण खत्म हो जाता है, वो लक्षण होता है लेकिन प्रभाव में न होने के कारण जो है वो दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रभाविता का नियम। दूसरा इन्होंने नियम प्रतिपादित किया था पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, प्रभाविता के नियम में आपने देखा कि लक्षण जो है प्रभावी और अप्रभावी होते हैं। मेल और फीमेल्स के जो लक्षण प्रभावी हो जाएंगे उन लक्षणों के आधार पर जो है नए जीव के लक्षण बनते हैं। जो अप्रभावी होते हैं लक्षण जो है होते हैं लेकिन अदृश्य रूप में होते हैं, दिखाई स्पष्ट रूप से नहीं देते हैं। दूसरा नियम इन्होंने बताया है पृथक्करण का नियम। इस नियम में बता रहे हैं कि आनुवंशिक लक्षण जो बनते हैं, इसकी परिभाषा पहले देख लीजिए। बता रहे हैं इस नियम के अनुसार एक आनुवंशिक लक्षण की भिन्नताओं के कारक अधिक समय साथ साथ रहने पर भी अपरिवर्तित होते हैं। ठीक है, यानी कि पृथक्करण के नियम में बता रहे हैं कि जो विभिन्नताओं के कारक होते हैं वो लंबे समय तक एक साथ बने रहने पर भी अपरिवर्तित रहते हैं। अपरिवर्तित रहते हैं या ऐसे कह रहे हैं कि शुद्ध होते हैं, शुद्ध बने रहते हैं। समझिए, पृथक्करण के नियम को जो है हम अन्य नामों से भी जानते हैं। जैसे इसमें आता है, अभी आपने परिभाषा में देखा कि यह कारक जो है, जो विभिन्नताओं के कारक होते हैं, यह एक साथ रहते हुए भी अपने लक्षणों में जो है परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इनका एक नाम है युग्मकों के शुद्धता का नियम या संकरों के विलगन का नियम। विगलन है विगलन का नियम। मतलब समझिए इसका मतलब, इसमें बता रहे हैं कि जब कोई आनुवंशिक लक्षण, ठीक है, जब कोई आनुवंशिक लक्षण यानी कि नर और मादा जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं जनक कोशिका के, वह एक साथ होते हुए भी अपने लक्षणों में बदलाव नहीं करते हैं।
यानी कि ये सिर्फ अपना ही लक्षण रखे रहते हैं, इनके लक्षणों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। अभी जब आप देखेंगे, अभी जब हम आपको द्विसंकरण पढ़ाएंगे तो उसमें ये चीज और बेहतर हम आपको समझा पाएंगे। पृथक्करण का नियम जो है, इसको जब द्विसंकरण वाला हेडिंग आपको मिलेगा तो उसमें इसको हम और बेहतर तरीके से आपको समझा पाएंगे। शायद आपको बात पूरी तरह समझ में आ जाएगी। यहाँ पर जो बता रहे हैं कि विभिन्नताओं के जो भी कारक होते हैं, जो जीन होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं और जीवों के शारीरिक भिन्नता के कारक बनते हैं, तो जो शारीरिक भिन्नताएं होती हैं ये एक साथ होने पर भी ये लक्षण अपना परिवर्तन नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि लक्षण जो है चेंज हो जाता है एक जीन से दूसरे जीन का, ये अपना लक्षण जो है शुद्ध बनाए रखते हैं। इन्हीं नियम के आधार पर जो है युग्मकों के शुद्धता का नियम भी पृथक्करण नियम को कहा जाता है, या संकरों के विलयन का नियम भी पृथक्करण के नियम को कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है इसमें कि पृथक्करण का नियम भी सभी जीवों पर लागू होता है, सभी जीवों पर लागू होता है, जंतुओं पर भी, ठीक है ना, जंतुओं पर, ठीक है, ये सभी जंतु पर लागू होता है पृथक्करण का नियम। और पृथक्करण के जंतुओं में जो ये विगलन हो रहा है, विगलन, इस नियम को प्रतिपादित किया था आधुनिक वंशिकी के पिता थॉमस हर्ट मॉर्गन ने। थॉमस हर्ट मॉर्गन, ठीक है, जिन्हें आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। ध्यान से करिएगा, हालांकि यह आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए तो नहीं है, लेकिन फर्दर यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो उसके लिए भी यह बहुत ही कंपल्सरी क्वेश्चन बनता है। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है, या आनुवंशिकी के जनक कौन है, ठीक है। तो इनको जो है थोड़ा फोकस कर लीजिएगा फर्दर करियर के लिए। लेकिन करंट में आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से, यदि इंटर लेवल की परीक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो इतना काफी है आपके लिए, ठीक है, इतना पर आप देख लेंगे। मॉर्गन में ध्यान दीजिएगा, मॉर्गन में ड्रोसोफिला पक्षी पर, ड्रोसोफिला मक्खी पर, ठीक है ना, ड्रोसोफिला मक्खी, जिसको आप फल मक्खी भी बोलते हैं, फल मक्खी देखे आप लोग? फल मक्खी देखे हो? नहीं देखे हो? अरे फलों पे हरे हरे कलर की बड़ी बड़ी मक्खियां नहीं होती हैं, आंखें बड़ी बड़ी होती है उनकी, हाँ वही होती है फल मक्खी। तो ड्रोसोफिला पर जो है इन्होंने अध्ययन किया था, ड्रोसोफिला पर मक्खी पर इन्होंने अध्ययन किया था, और वहां पर इन्होंने जो है संकरों के विलयन का नियम जो है ये ग्रेगर जॉन मेंडल के पृथक्करण के नियम के आधार पर ही दिया था, ठीक है। बाकी आता है द्विसंकरण के आधार पर मेंडल का जो तीसरा नियम आया था, द्विसंकरण के आधार पर मेंडल का तीसरा नियम, ये नोट कर लिए हैं, नोट कर लिया है इसको। द्विसंकरण के आधार पर नोट भी करते रहिए साथ साथ में। द्विसंकरण के आधार पर मेंडल का तीसरा नियम आता है स्वतंत्र अभ्युवन का नियम। स्वतंत्र अभ्युवन का नियम, ठीक है। स्वतंत्र अभ्युवन का नियम जो है ग्रेगर जॉन मेंडल के नियम को ही अध्ययन करने के बाद कार्ल लॉरेंस ने दिया था, ठीक है ना, कार्ल लॉरेंस ने ही दिया था। लेकिन ये नियम जो है मेंडल के नियम का ही एक प्रारूप है, मेंडल के नियम पर ही जो है इन्होंने अध्ययन किया था, तो ये नियम बनाया था स्वतंत्र अभ्युवन का नियम।
जो द्विसंकरण के का परिणाम है। ठीक है, अभी आपको द्विसंकरण पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ये बात समझ में आएगी। हालांकि स्वतंत्र अभ्युगम का नियम जो है ये कहता है, इस नियम के अनुसार बता रहे हैं कि इस नियम के अनुसार आनुवंशिक लक्षण, ध्यान देने वाली बात यह है, इस नियम के अनुसार जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, जो प्रभावी आनुवंशिक लक्षण होते हैं, वो दूसरे युग्मक के अप्रभावी लक्षण से मिल जाते हैं। ठीक है, जो प्रभावी आनुवंशिक लक्षण होते हैं दूसरे युग्मक के अप्रभावी आनुवंशिक लक्षण से मिल जाते हैं, और अप्रभावी जो होते हैं वो दूसरे युग्मक के प्रभावी लक्षण से मिल जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर समझिए, ये लक्षण वंशागति के दूसरे लक्षण की वंशागति से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। ये जो लक्षण होते हैं यह दूसरे वंशागति लक्षणों से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, अभी आपने प्रभाविता में भी देखा कि लक्षण जो है एक दूसरे पर प्रभावी हो रहे हैं। पृथक्करण में देखा कि लक्षण जो है एक दूसरे के साथ रह रहे हैं लेकिन प्रभावी कोई नहीं हो रहा है। उस सिचुएशन में दोनों शुद्ध बने हुए हैं, अपने अपने लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्वतंत्र अभिगम में क्या होता है कि लक्षण जो है प्रभावी और अप्रभावी ये दोनों लक्षण मिलते हैं। ठीक है, प्रभावी और अप्रभावी ये लक्षण मिलते हैं और दोनों स्वतंत्र रूप से अपने लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसमें फिर से समझिए कि वंशागति के स्वतंत्र अभिगमन के नियम में आता है कि जो एक जनक जो होते हैं, एक जनक का जो प्रभावी लक्षण है दूसरे जनक के अप्रभावी लक्षण से मिलता है, और जो अप्रभावी लक्षण है वो दूसरे जनक के प्रभावी लक्षण से मिलता है। इस सिचुएशन में दोनों युग्मक एक दूसरे से मिलते तो हैं लेकिन प्रभावी और अप्रभावी के आधार पर मिलते हैं, जिससे कि यह लक्षण जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र होने के बाद अपने लक्षण को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस नियम के आधार पर हो जाएगा आपका कि जो विशेष लक्षण आप इस नियम में एक चीज और देखेंगे कि इस नियम में बता रहे हैं कि इस नियम को स्वतंत्र अभिगमन या विन्यास का नियम भी कहते हैं। स्वतंत्र अभिगमन या विन्यास का नियम। ठीक है, ये तीनों नियम जो होते हैं, अभी 3 नियम आपने पढ़ा, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिगमन का नियम। 3 नियम आपने पढ़ा। मेंडलवाद थियरी में ये तीनों नियम जो है बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, बहुत मायने रखते हैं और इन तीनों नियमों में से ही क्वेश्चंस बनते हैं परीक्षा में। ठीक है, तो इन तीनों नियमों को आप अच्छे से समझ लीजिए, जो कोई भी दिक्कत हो उसको आप पूछ लीजिए। ठीक है, ताकि इसमें कहीं कोई गड़बड़ी ना रह जाए। रही बात, 1-2 जगह हमने द्विसंकरण का चर्चा किया है, तो द्विसंकरण हमारा अगला हेडिंग होगा, हम द्विसंकरण पर ही बात करेंगे। ठीक है, लेकिन द्विसंकरण का क्लास कल देखा जाएगा। ठीक है, आज नहीं। तब तक के लिए आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।